Welcome to द्रोणाचार्य IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. So आज है 11th of January. तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वैसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं. आज हम सबसे पहले बात करेंगे FCRA के बारे में. नाउ FCRA इसका फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. ठीक है, तो FCRA ये एक्ट है क्या और न्यूज़ क्या आई है इसके बारे में समझेंगे. एंड देन विल डिस्कस अबाउट वॉर्म वैक्सीन. सो कोविड-19 के अगेंस्ट वॉर्म वैक्सीन जो है इसे डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है. क्या होता है वॉर्म वैक्सीन वो हम यहाँ पे देखेंगे. एंड देन डिफेंस पर्सपेक्टिव से आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया है. इंडियन नेवी में रिसेंटली दृष्टि 10 स्टारलाइनर UAV जो है इसे इंडक्ट किया गया है. क्या है ये UAV, इसके क्या फीचर्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्थ इंडिया में जो डेंस फॉग हमें देखने के लिए मिलती है विंटर्स में, इसके क्या रीजंस हैं वो हम यहाँ पे अनफोल्ड करेंगे. एंड लास्टली इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आई है. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रीसेंट रिपोर्ट में ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं. सो दिस रिपोर्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस. सो दीज आर द फ्यू मस्ट रीड आर्टिकल्स जो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल टुडे. सबसे पहले आज हम बात करेंगे FCRA के बारे में. ना आज के हमारे पेपर में आपको ये पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल मिलेगा. सबसे पहले आप इसकी हेडलाइन देखें. इट सेज दैट आफ्टर अ रिकॉर्ड 1111 NGOs गॉट FCRA's nod in 2023, 30 गेट क्लियरेंस इन जनवरी. तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है कि लास्ट ईयर 2023 में कुछ 1100 से ज़्यादा जो NGOs थे उनको FCRA का अप्रूवल मिला और उनमें से कुछ 30 NGOs ऐसे हैं जिनको क्लियरेंस मिल गई है इन द जनवरी. ठीक है, अब देखिए इस पूरे आर्टिकल में हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि NGOs को FCRA की अप्रूवल की ज़रूरत क्यों है. क्या है ये FCRA. नाउ FCRA का फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट. ये 1976 में इसे इनैक्ट किया गया था. ठीक है, 1976 में इमरजेंसी के दौरान इस पर्टिकुलर एक्ट को इनैक्ट किया गया था क्योंकि उस टाइम पे कुछ एप्रीहेंशंस थी कि हो सकता है कि कोई फॉरेन पावर, फॉरेन कंट्रीज़ इंडिया के अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हो. वो इंडिया के अंदर कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को मनी जो है वो पंप कर रहे हो, मनी दे रहे हो, जिसके चलते इंडिया के अंदर फॉरेन पावर्स इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही हैं. तो ऐसी एप्रीहेंशंस के बाद क्या हुआ, 1976 में इसे कंट्रोल करने के लिए FCRA आता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. अब इस एक्ट का एम क्या था कि इंडिया में किसी भी इंडिविजुअल्स या फिर एसोसिएशंस के पास अगर फॉरेन डोनेशंस आती हैं तो उन डोनेशंस को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया FCRA. बेसिकली यहाँ पे मेन आइडिया ये था कि हमारे इंडिया के जो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे कंसिस्टेंट रहें. इंडिया में कोई भी एसोसिएशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह फंक्शनिंग ना करे जिससे कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी सॉवरेनिटी पे कोई भी खतरा आए. तो 1976 में आता है FCRA. ठीक है, अब आप देखें, अब FCRA में NGOs को अप्रूवल क्यों चाहिए FCRA के थ्रू. बिकॉज ये जो एक्ट है ये कहता है कि कोई भी ऐसा NGO या फिर कोई इंडिविजुअल या फिर कोई एसोसिएशन अगर वो फॉरेन डोनेशंस रिसीव करना चाहते हैं तो पहली कैटेगरी, पहला क्राइटेरिया ही यही है कि अगर कोई NGO फॉरेन डोनेशंस रिसीव करता है या करेगा तो उसके लिए उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा FCRA के अंडर, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट में रजिस्टर करना होगा. और साथ ही में अपना जो बैंक अकाउंट है, जिस खाते में, जिस अकाउंट में ये फॉरेन डोनेशंस आएंगी, वो बैंक अकाउंट उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली में खोलना होगा. ये भी एक क्राइटेरिया यहाँ पे डाल दिया गया. ठीक है, नेक्स्ट क्या था, अब ये जो फंड्स आए हैं, सपोज ये जो बैंक अकाउंट खोला गया, इसमें कुछ फंड्स आएंगे और इन फंड्स को उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाएगा जो जो चीज़ें अलाउड हैं अंडर दिस एक्ट.
और इस एक्ट के अंदर बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए या फिर कोई सोशल प्रोग्राम अगर रन करती है तो इन्हीं कैटेगरी के लिए जो ये फंड्स हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा और किसी भी एक्टिविटी के लिए जो फंड्स हैं वो यूज़ किए नहीं जाएंगे। तो ये जो क्राइटेरिया है ये आपको क्लियर होना चाहिए। फॉरेन डोनेशंस चाहिए तो एनजीओ को रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना अकाउंट एसबीआई दिल्ली के अंदर ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो फंड्स हैं उनको उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा जो कि एक्ट के अंदर मेंशन्ड है। तो यहाँ से अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो 1100 से ज़्यादा जो एनजीओज़ हैं ये फॉरेन डोनेशंस रिसीव करना चाहते हैं, इसीलिए इन्हें एफसीए के अंडर रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। और उसी को लेकर ये पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल आज के पेपर में आया है। अब इस क्राइटेरिया के साथ साथ कुछ डिटेल्स और हैं इसके बारे में जो आपको क्लियर होनी चाहिए। दैट इज़ अबाउट वैलिडिटी। अब सपोज करें कोई एनजीओ था, उसने अपने आप को रजिस्टर कराया एफसीआरए के अंडर बिकॉज दे वांट टू रिसीव द फॉरेन डोनेशंस, ठीक है ना। इसके बाद अब इस रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी कब तक है, तो याद रखेंगे दिस इज़ वैलिड फॉर 5 years। ये 5 साल के लिए वैलिड रहता है और 5 साल पूरे होने के बाद जो एनजीओज़ हैं वो विद इन 6 months मतलब एक्सपायरी होने से 6 महीने के बीच बीच में वो दोबारा अप्लाई करते हैं फॉर रिन्यूअल ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन। दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए वो अप्लाई करेंगे 5 साल के बाद एक्सपायरी होने से पहले, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या हो सकता है, गवर्नमेंट के ऊपर है वो अप्रूव करे या ना करे। अप्रूव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कब नहीं होगा, सपोज गवर्नमेंट को पता चला कि ये जो एनजीओ है ये इस एक्ट की वायलेशन कर रहा है, तो अप्रूवल कैसे मिलेगा। या फिर जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे शो किए गए हैं कि भाई ये जो एनजीओ है ये एजुकेशन वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए या फिर कोई भी जो यहाँ पे एक्टिविटी दिखाई जाती है उसकी फील्ड में तो काम ही नहीं कर रहा, लगातार पिछले 2 सालों से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर एरिया में कोई काम नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में अप्रूवल नहीं मिल सकता। या फिर अगर डिफंक्शनल हो जाता है एनजीओ तो ऐसे केस के अंदर भी जो अप्रूवल है वो गवर्नमेंट नहीं दे सकती, ठीक है जी। और एक बार अगर किसी एनजीओ की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई, सपोज उन्होंने रीअप्लाई किया और उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई, तो वो अगले 3 सालों तक दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब दोबारा अप्लाई कब करेगा, 3 साल के बाद, रिजेक्ट होने के 3 साल तक वो अप्लाई नहीं कर सकता। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पीटी में मिल सकते हैं। देखिए इस टॉपिक को आप बहुत डिटेल में अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में पढ़ते हैं। आप वहाँ पे देखते हैं कि इस एफसीआरए एक्ट के अंदर बहुत मेजर अमेंडमेंट्स हुई। 2010 में अमेंडमेंट हुई, 2020 में अमेंडमेंट हुई और लास्ट टू लास्ट ईयर ये काफ़ी न्यूज़ में भी था क्योंकि तब हमारे पास 2022 में कुछ न्यू रूल्स आते हैं, ठीक है। और इस रूल्स में एक चीज़ याद रखिएगा कि जो अमाउंट थी, कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि कोई इंडिविजुअल अगर उनका कोई रिलेटिव है अब्रॉड में और वो बाहर से पैसे भेज रहा है तो ऐसे केस में किस तरह रेगुलेशन होगी। तो 2022 में ये रूल आता है जो कहता है कि अगर 10 लाख तक की कंट्रीब्यूशन आ रही है किसी पर्सन के रिलेटिव के थ्रू, वो यहाँ पे अलाउड है, उसके लिए इंटीमेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 10 लाख से ज़्यादा होगी तो इंटीमेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इससे पहले ये जो लिमिट थी ये 1 लाख रखी गई थी और इसको 2022 में बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस हमारे पास हुए थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एफसीआरए। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है ये साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करेंगे वॉर्म वैक्सीन के बारे में। आप हेडलाइन देखिए इस आर्टिकल की। इट सेज दैट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस डेवलप्स वॉर्म वैक्सीन फॉर कोविड-19। कोविड-19 के अगेंस्ट वॉर्म वैक्सीन डेवलप की है। किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने, ठीक है जी। तो देखिए इसके बहुत सारे नाम हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज इस हेडलाइन में वॉर्म वैक्सीन लिखा है, इसकी जगह पे हीट टॉलरेंट वैक्सीन टर्म भी यूज़ की जा सकती है या फिर थर्मो टॉलरेंट वैक्सीन भी यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों का मतलब एक ही है। क्या मतलब है? ऐसी वैक्सीन जो कि
हीट टॉलरेंट है, जो वार्म कंडीशंस में लाइफ जो है वो रह सकती है, जिसकी एफिशिएंसी कम नहीं होगी, ऐसी वैक्सीन को वार्म वैक्सीन कहते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने इसे डेवलप किया है और ये जो वैक्सीन है ये हमारे कोविड-19 के सभी स्ट्रेन्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, जितने भी अभी तक हमारे पास नोन स्ट्रेन्स हैं उन सब के अगेंस्ट ये वैक्सीन एक्टिव है। और इसमें एक और चीज़ है, इसका बहुत हाई पोटेंशियल है कि फ्यूचर में अगर कोई नया चेंज आता है, कोई नया वेरिएंट आता है, तो ये इजीली उसके हिसाब से अडेप्ट कर सकती है। ठीक है ना, क्योंकि ये वार्म वैक्सीन है तो इसका एडवांटेज क्या है भाई, इसे रेफ्रिजरेटर्स में, कोल्ड चेन स्टोरेजेस में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वार्म कंडीशंस में रह सकती है। इट डज़ नॉट नीड रेफ्रिजरेटर्स और कोल्ड चेन स्टोरेज। ठीक है, अब देखिए इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा जो ओवरऑल क्लाइमेट है वो डोमिनेटिंगली ट्रॉपिकल है। इंडिया में काफ़ी हाई टेम्परेचर कंडीशंस रहती हैं। फिर उसके बाद अब देखो कोविड-19 के अगेंस्ट हमारी जो बैटल है, तो इस वैक्सीन को हमें फार फ्लंग एरियाज़ तक पहुंचाना है, रिमोट एरियाज़ तक ले जाना है। ऐसे भी एरियाज़ हैं जहां पे उतनी कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर एक ऐसी वैक्सीन जो वार्म टेम्परेचर पे भी अब एफिशिएंट रह सकती है, इससे हमारा ये जो ड्राइव है अगेंस्ट कोविड-19 ये बहुत सक्सेसफुली पूरा होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला न्यूज़ आर्टिकल है ये डिफेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम एक UAV की बात करने वाले हैं। UAV इज़ अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है जी, अब न्यूज़ क्या है, हमारे पास एक UAV आया है विच इज़ दृष्टि 10 स्टारलाइनर। दृष्टि 10 स्टारलाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, इसकी सबसे खास बात ये है दैट ये इंडिया का इंडिजीनियसली डेवलप्ड, इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड UAV है। डोमेस्टिकली इंडिजीनियसली पहला ऐसा UAV जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ है, उसका नाम है दृष्टि 10 स्टारलाइनर। पहली बात, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको डेवलप किसने किया है। इंडिया का पहला इंडिजीनियस UAV है, लेकिन किसने डेवलप किया है, तो याद रखेंगे इट इज़ डेवलप्ड बाय अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। अब देखो यहाँ पे गलती नहीं करोगे। अब क्या हो सकता है, सपोज पेपर में क्वेश्चन आ गया और वहाँ पे ऑप्शन लिखे हुए हैं DRDO, इसरो, अडानी, है ना, नन ऑफ द अबव, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने डेवलप किया है। ठीक है, ये एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV है। याद रखेंगे मेल। ठीक है, मेल का फुल फॉर्म क्या है, मीडियम ऑल्टीट्यूड, एज द नेम सजेस्ट, ऑल्टीट्यूड मीडियम है, लॉन्ग एंड्योरेंस UAV। ठीक है, इसमें बहुत ही एडवांस्ड ISR प्लेटफॉर्म है। ISR का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निजेंस। ठीक है, काफ़ी मॉडर्न है और इसकी 36 घंटों की एंड्योरेंस है। 36 घंटे की एंड्योरेंस है इस UAV में। और प्लस इस UAV का जो पेलोड कैपेसिटी है वो 450 किलोग्राम्स है। 450 किलोग्राम तक का पेलोड ये UAV कैरी कर सकता है। 36 घंटे की एंड्योरेंस है। इसी के साथ साथ ये एक ऑल वेदर मिलिट्री प्लेटफॉर्म है। ये इसको चाहे सेग्रीगेटेड एयर स्पेस है चाहे अनसेग्रीगेटेड एयर स्पेस है, दोनों ही कंडीशंस में ये फ्लाई कर सकता है। इसे क्लियरेंस दी गई है। प्लस कुछ और फीचर्स जो आपको पता होने चाहिए रिगार्डिंग दी दृष्टि 10 स्टारलाइनर, इसे स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि एक तो इसकी एंड्योरेंस जो है वो हाई हो, वो हमने देख लिया 36 घंटे की है, प्लस इसमें कॉम्बैट प्रूवन कैपेबिलिटीज़ भी हैं और साथ ही में बहुत एडवांस्ड फीचर्स हैं। ये इंडिया की जो डिफेंस, जो हमारी नेवल कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको बहुत सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से मेरीन सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है सबके लिए, एंड वहाँ पे इस तरह के UAV का आना इंडिया की नेवल कैपेबिलिटीज़ को और एनहांस करता है। एंड इसका एक ऑटोनॉमस नेचर है जिससे कि इस मिशन की इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इनवैल्यूएबल एसेट है फॉर आवर इंडियन नेवी। और साथ ही में इसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स भी बहुत कम है, जिसके चलते ये एक कॉस्ट इफेक्टिव UAV है और ऑपरेशनली भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है।
एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है इसमें, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है, लाइन ऑफ साइट डाटा लिंक्स हैं इसके अंदर। तो कह लीजिए कि पूरे तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ ये UAV जो है इसे मैन्युफैक्चर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जियोग्राफी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट जियोफिज़िकल फिनोमेना की बात कर रहे हैं। आज के पेपर में नॉर्थ इंडिया के अंदर जो डेंस फॉग जो फॉर्म होती है विंटर टाइम्स में, उसका क्या रीज़न है उसे यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया है। तो फॉग आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो, आपकी ज्योग्राफी के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो बेसिक्स समझेंगे कि फॉग होती क्या है और किस तरीके से ये फॉर्म होती है, एंड प्लस इस क्वेश्चन को भी आंसर करेंगे जो यहाँ पे दिया गया है, दैट वाई डिड नॉर्थ इंडिया फॉग हैवीली इन लास्ट वीक्स ऑफ 2023, कि नॉर्थ इंडिया के अंदर इतनी हैवी फॉग क्यों होती है, इसके रीजंस को भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि फॉग की फॉर्मेशन होती कैसे है। ठीक है, नाउ बेसिकली क्या होता है, विंटर्स के टाइम पे हमारा जो लैंड का जो टेम्परेचर है वो एकदम डिक्रीज हो जाता है। जो लैंड है वो कूल डाउन हो जाता है नाइट टाइम में। नॉर्मली भी समर्स में भी कूल डाउन होता है नाइट के टाइम पे, लेकिन विंटर्स में एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है। इससे क्या होता है कि इस लैंड के कॉन्टैक्ट में जब एयर आती है, अब लैंड कूल डाउन हो गया, अब जैसे ही इसके कॉन्टैक्ट में एयर आई तो एयर का टेम्परेचर भी जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि जो वार्म एयर होती है वो अपने अंदर ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होल्ड कर सकती है। ठीक है, लाइटर होती है, ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होल्ड कर सकती है। लेकिन जैसे ही एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, एयर ठंडी होती है, तो वो डेंसर हो जाती है और उसके अंदर मॉइस्चर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसके चलते जो एयर है ये अपने वाटर वेपर्स को कंडेंस करना शुरू कर देती है। अब देखें, जिस तरह क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, क्लाउड्स की फॉर्मेशन कब होती है, जो वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं। तब क्या होता है कि जो आपकी हवा है वो हाइट पे जाकर कूल डाउन होती है, और हाइट पे जाके जब कंडेंसेशन होती है तो बादल बनते हैं। लेकिन जब यही एयर लैंड के कांटेक्ट में आकर कूल डाउन हो जाएगी और लैंड के आसपास कंडेंसेशन होगी, तो यहाँ पे भी एक तरह के क्लाउड्स ही बनेंगे, बादल ही बनेंगे, जिन्हें हम फॉग कह देते हैं। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, लेट नाइट जब लैंड ठंडा हो रहा होता है, अर्ली मॉर्निंग्स, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको डेंस फॉग मिलती है। तो फॉग के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, देखो कंडेंसेशन हो रही है मॉइस्चर की, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एयर के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए। और फिर ये जो एयर है इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना चाहिए। एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तभी मॉइस्चर कंडेंस होगा। तो ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एयर में मॉइस्चर हो और वो कंडेंस हो। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड कितनी चल रही है, ओवरऑल टेम्परेचर क्या है, ये इसकी डेंसिटी को वेरी करते हैं। लेकिन बेसिक आइडिया क्या है, मॉइस्चर और टेम्परेचर डिक्रीज हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि नॉर्थ इंडिया में इतनी फॉगिंग क्यों होती है, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि जो इंडो गंगा प्लेन्स हैं यहाँ पे इतनी डेंस फॉग क्यों होती है विंटर टाइम्स में। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप रेस्ट ऑफ द इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो इस टाइम पे यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो हो चुका होता है, लो टेम्परेचर होता है, प्लस विंड स्पीड भी जो होती है वो लो होती है। विंड स्पीड जब लो होती है तो ये फेवरेबल होता है फॉग की फॉर्मेशन में। हाई स्पीड से अगर विंड्स चलेंगी तो उतनी डेंस फॉग नहीं बनती, लो विंड स्पीड इज़ फेवरेबल। प्लस इस टाइम पे मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की तरफ से अरेबियन सी, मेडिटेरियन सी, यहाँ से जो मॉइस्चर है वो इस एरिया की तरफ लगातार ऐड हो रहा होता है, एंड अलॉन्ग विद इट कंडेंसेशन के लिए जो एरोसोल्स चाहिए वो भी इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर काफ़ी प्रेजेंट होते हैं। तो इन रीजंस के चलते नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फॉग, डेंस फॉग देखने के लिए मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस टॉपिक की जो और डिटेल्स हैं आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, यू रीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉग। आप देखते हैं रेडिएशन फॉग कब होती है, जब लैंड कूल डाउन हो जाता है और इसके कंपैरिजन में आके आपकी जो फॉग है वो बनती है। लैंड कूल डाउन होने की वजह से अगर एयर कूल डाउन होती है और फॉग बनती है तो उसे रेडिएशन फॉग कहते हैं। आप एडवेक्शन फॉग के बारे में पढ़ते हो, जब एक जो विंड है वो कहीं से आकर कूलर सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो उसको एडवेक्शन फॉग बोल देते हैं। माउंटेन्स में जो फॉग बनती है उसको वैली फॉग बोल देते हैं, अपस्लोप फॉग कह देते हैं। हमारी वाटर बॉडीज़ के पास जो अगर
सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आकर अगर लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रीज हो जाते हैं तो उसको फ्रीजिंग फॉग कहते हैं। तो इसकी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी, आई एम जस्ट मेंशनिंग इट ओवर हियर, ताकि आप अपना जो ज्योग्राफी की क्लासेस में जो ये टॉपिक आपने पढ़ा है उसमें इस पूरी चीज़ को रिवाइज कर लीजिए। मूविंग अहेड, आज का हमारा लास्ट जो आर्टिकल है ये इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, जिस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024 रिपोर्ट। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी रिपोर्ट आई है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। इसमें मेजर फाइंडिंग्स क्या हैं? इसमें बड़ी चीज़ तो ये कही जा रही है कि अगर हम 2024 की बात करें, इस साल की बात करें, तो इसमें ग्लोबली जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये इंक्रीज़ होगा, और साथ ही में जो इसी के साथ साथ जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं वो भी बढ़ेंगी, जो कि एक मेजर कंसर्न है। तो 2024 के लिए ये प्रेडिक्शन है कि ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा। एंड यहाँ पे रियल वेजेस की बात की गई है। रियल वेजेस बेसिकली अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो हमारे पास दो तरह की वेजेस होती हैं। एक होती है नॉर्मल वेज और दूसरी होती है रियल नॉमिनल वेज और दूसरी होती है रियल वेज। नॉमिनल वेज बेसिकली अगर इन्फ्लेशन को देखते हुए, जो CPI है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, इसको देखते हुए अगर फिगर्स को एडजस्ट किया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड एज नॉमिनल वेज। लेकिन जो रियल वेज होती है इसमें देखा जाता है कि ईयर ऑन ईयर, साल दर साल एवरेज मंथली वेज कितनी मिल रही है, मंथली वेज में कितना चेंज आया है साल भर साल। यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज रियल वेज। तो इसे लेकर इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये कहा गया है कि इंडिया में रियल वेजेस पॉजिटिव हैं एज कंपेयर टू द अदर G20 कंट्रीज। फिर इस रिपोर्ट में ये भी बात की गई है कि 2023 में वर्ल्ड वाइड जो मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो लगातार डिटेरिएट हुआ है। बहुत से रीजंस हैं, देखो अलग अलग जगहों पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिससे कि इन्फ्लेशन लगातार परसिस्टेंटली बनी हुई है। अब इससे हो क्या रहा है कि सेंट्रल बैंक्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्रेसिव मूव्स ले रहे हैं, इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये जो कुछ चेंजेस आ रहे हैं ये शो कर रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिकली भी जो इन्वायरमेंट है वो उतना स्टेबल नहीं था। हालांकि जितना इकोनॉमिक स्लोडाउन रहा, बट स्टिल 2023 में जो लेबर मार्केट्स हैं उन्होंने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2023 की वो 5.1% थी, और अगर देखा जाए तो 2022 के कंपैरिजन में ये काफ़ी अच्छी एक मॉडेस्ट इम्प्रूवमेंट हमें देखने के लिए मिली है इन 2023, ठीक है। और लेबर की जो पार्टिसिपेशन रेट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुई है। तो ये कुछ फाइंडिंग्स थी। अब किसने रिलीज़ की है ये रिपोर्ट? ILO ने रिलीज़ की है, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी फॉर अस। तो ये UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, याद रखेंगे। एंड इट इज़ द ओनली ट्राईपार्टीट UN एजेंसी सिंस 1919, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली जो लेबर है उससे रिलेटेड ये काम करते हैं। दे प्रमोट द राइट टू वर्क, दे एनकरेज द डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सोशल प्रोटेक्शन, एंड दे स्ट्रेंथन डायलॉग ऑन वर्क रिलेटेड इश्यूज। और इंडिया इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है। ILO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। एंड ये बहुत सारी रिपोर्ट्स रिलीज़ करता है, जैसे कि ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट एंड वर्ल्ड वर्क रिपोर्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये चारों आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्टली आपके PT में क्वेश्चन आ जाता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।